हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछला जो सेशन चला था उस सेशन में हम लोग पढ़े थे इम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला। इम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला वहाँ पर हम लोग जो है सो कॉन्सेप्ट समझे थे कि इम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है। इम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं और मोलेकुलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब उसी पर जो है कुछ न्यूमेरिकल है, तो उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए हम लोग जो है सो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और वेदांश केमिस्ट्री को क्या करना है, तो वेदांश केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो देखते रहना है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल क्या है, तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या कहता है, डिटरमाइन द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively। तो यहाँ पर जो है यानी कि कह रहा है कि आयरन का कोई ऑक्साइड है। क्या कह रहा है, तो आयरन का कोई ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्साइड ऑफ क्या है, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन है। आयरन का कोई ऑक्साइड है, उस आयरन के ऑक्साइड में यानी कि आपको दिया हुआ है क्या क्या, तो आयरन दिया हुआ है कितना, तो 69.9% नहीं, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.1%। और कह रहा है क्या हमको, तो कह रहा है कि मोलेकुलर फॉर्मूला इसका बताने के लिए। तो हम जानते हैं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा है मोलेकुलर फार्मूला, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग में एनसीईआरटी में मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि जब एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ रहता है और उससे कहता है फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए, तो वो फार्मूला क्या कहलाता है, तो वो फार्मूला जो है इम्पिरिकल फार्मूला कहता है। तो यहाँ इम्पिरिकल नहीं लिख करके क्या लिखा है, तो मोलेकुलर फार्मूला। हम निकालेंगे वही इम्पिरिकल फार्मूला। कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को हम बताए हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम आप लोगों को सिखाए हैं, नहीं, फर्स्ट स्टेप में बताए हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज में यानी कि 69.9% आयरन है, तो आयरन के परसेंटेज में इसके एटॉमिक मास से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसी तरह ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.1 है, तो इसमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें जो है 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से, 16 से। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.88 कितना आएगा, 1.88। आप चेक कर सकते हैं, 1.88 नहीं 1.248 आएगा, और ये कितना आएगा, तो 1.88। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है सो क्या हो गया, तो क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, तो सेकेंड स्टेप में कहता है कि परसेंटेज में उसके एटॉमिक मास से आप जो डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है उस वैल्यू में आपको सबसे छोटा वैल्यू खोजना है। उसमें क्या खोजना है, तो सबसे छोटा वैल्यू नहीं, तो यानी कि दोनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, तो खोजिए। दोनों में सबसे छोटा वैल्यू ये हो जाएगा,
तो दोनों में सबसे छोटा वैल्यू ये हो गया, तो इस छोटे वैल्यू से दोनों में क्या करना है, तो डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब कि 1.248 में 1.248 से और 1.88 में भी 1.248 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1.5। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्लियर। अब जो है सो हम लोग चलेंगे किसके तरफ, तो थर्ड स्टेप के तरफ। थर्ड स्टेप क्या कहता है, तो थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि देखिए जो नंबर दिया हुआ है वो होल नंबर में है कि नहीं है, यानी कि जो नंबर आपको प्राप्त हुआ है डिवाइड करने के बाद ऑब्टेंड हुआ है, वो नंबर डेसिमल में तो नहीं है। तो इसमें एक तो नहीं है डेसिमल में और एक है डेसिमल में, एक डेसिमल में नहीं है और एक डेसिमल में है। तो डेसिमल में है तो इसको डेसिमल से होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम बताए थे कि आप 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जिससे वो कंप्लीटली होल नंबर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये तो 1 × 2 और 1.5 × 2, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको 3 से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं 3 से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 4.5, तो फिर हमको डेसिमल में ही ऑब्टेंड हो जाएगा। फिर हमको किस में ऑब्टेंड हो जाएगा, डेसिमल में ही ऑब्टेंड हो जाएगा। तो फिर हमको डेसिमल में ऑब्टेंड हो जाएगा, तो ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, 3 के बदले हम 4 से कर सकते हैं, 4 से कर देंगे तो फिर ये होल नंबर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है थर्ड स्टेप भी हमारा क्लियर। तो फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, तो उस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला आपको लिखना है। सो इंपीरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो एलिमेंट है तो ये किसका परसेंटेज था, तो आयरन का। तो जो एलिमेंट है तो एक आयरन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो आयरन के लास्ट में हमको क्या ऑब्टेंड हुआ है, 2। तो जो नंबर लास्ट में ऑब्टेंड होता है उस नंबर को एलिमेंट के सिंबल के बगल में लिख देते हैं, तो Fe2। उसके बाद O, तो O कितना होगा, तो 3। तो लास्ट में जो नंबर ऑब्टेंड हुआ 2 और 3, तो 2 किस में ऑब्टेंड हुआ था हमको, तो 2 ऑब्टेंड हुआ था आयरन वाला में और 3 ऑब्टेंड हुआ था ऑक्सीजन वाला में लास्ट में। तो 2 और 3 जो ऑब्टेंड हुआ है, तो 2 को आयरन के बगल में और 3 को ऑक्सीजन के बगल में लिख दिए। यही उसका कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो यही उसका जो है सो इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। यही उसका क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो बहुत ही आसान है, नहीं बहुत ही आसान है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो mothballs contains 93.71% carbon and 6.29% hydrogen. If its molecular mass is 128 gram per mole, calculate its molecular formula। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में एक मॉथबॉल है, उस मॉथबॉल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से। और कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज हमको दिया हुआ है, कार्बन इतना परसेंट और हाइड्रोजन इतना परसेंट दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या कीजिए, डिटरमाइन कीजिए। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या कीजिए, डिटरमाइन कीजिए। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अभी जस्ट हम कुछ देर पहले देखे हैं कि कैसे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर जो है यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन देख लीजिए, नहीं तो कार्बन का परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है, तो कार्बन का 93.71 और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है,
तो हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.29%, नहीं परसेंट। अब जो है यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो परसेंटेज में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो कार्बन का परसेंटेज 93.71 और परसेंटेज में किससे, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो कार्बन का परसेंटेज इतना और कार्बन का एटॉमिक मास 12। उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज तो 6.29 तो 6.29 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, नहीं इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए कितना आता है, यानी कि 93.71 12 से तो 84, तो 13 में से 4 तो 9 और ये 8 तो 7, 96 1 पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं लगेगा तो डेसिमल तो 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 7.89। कितना हो जाएगा 7.89। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6.29 ही रहेगा, 6.29 ही रहेगा। ठीक है, अब जो है फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में बताए हैं कि परसेंटेज में डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑब्टेंड हुआ है, तो 2 ऑब्टेंड हुआ है, कार्बन के लिए इतना और हाइड्रोजन के लिए इतना। इस दोनों में कौन सबसे छोटा वैल्यू है, इस दोनों में कौन सबसे छोटा वैल्यू है, तो दोनों में ये सबसे छोटा वैल्यू है। तो जो छोटा वैल्यू है उस छोटे वैल्यू से दोनों में क्या करना है, डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप यही कहता है। तो सेकेंड स्टेप में 7.89 में 6.29 से और 6.29 में भी 6.29 से, यानी कि जो छोटा वैल्यू है उस छोटे वैल्यू से दोनों में डिवाइड करना है। छोटे वैल्यू से क्या करना है, दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, तो 1। यहाँ पर कितना आएगा 1। सेकेंड स्टेप भी क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या कहता है, तो आप जानते हैं कि डेसिमल में अगर ऑब्टेंड हुआ, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में अगर ऑब्टेंड हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2 3 4 5 6 डॉट 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 जिससे करना हो, यानी कि इस 2 या 3 या 4 या 5, इस 2 या 3 या 4 या 5 या 6 जिससे ये होल नंबर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि 1 से शुरू करता है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2 से कीजिए तो 2 से कीजिएगा तो 1.25 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.50 आएगा। तो ये डेसिमल में ही रह गया। इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करने से भी फायदा नहीं है, 1 से तो नहीं है, 2 से भी नहीं है। 3 से 1.25 इंटू 3 तो 3.75। इसका मतलब है कि 3 से भी मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको किसमें ऑब्टेंड हो जाता है, तो डेसिमल में ही ऑब्टेंड हो जाता है, डेसिमल में ही ऑब्टेंड हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो 4 से तो 1.25 तो 4 से कीजिएगा तो यानी कि ये हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर सुटेबल कौन सा है इसके लिए, तो सुटेबल 4 है। नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि आप कहिएगा कि 4 के अलावे जो है 4 के अलावे 8 भी सुटेबल होगा। तो यहाँ 4 लेंगे कि 8 लेंगे,
तो जो सबसे छोटा वैल्यू हो जिससे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, जो सबसे छोटा वैल्यू हो और जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में। ऐसा नहीं है कि 4 से भी हो रहा है और 8 से हो रहा है तो 8 से हम करेंगे, नहीं, 4 से ही करेंगे। किससे करेंगे, 4 से ही करेंगे, 8 से नहीं करेंगे। तो यानी कि इसके लिए 4 हो गया। तो इस 4 से जो है क्या होगा, तो इस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, नहीं दोनों में, तो 1.25 गुने 4 और 1 इंटू 4, यानी कि सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उससे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। और लास्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, तो लास्ट स्टेप कहता है यानी कि सो इम्पीरिकल फॉर्मूला, तो इम्पीरिकल फार्मूला लिखना हो तो कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन के बगल में क्या लिखाएगा, तो कार्बन के बगल में 5 लिखाएगा और हाइड्रोजन के बगल में क्या लिखाएगा, 4। यही उस कंपाउंड का क्या हो गया, तो इम्पीरिकल फार्मूला, यही उसका क्या हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है इम्पीरिकल फार्मूला तो निकल गया, लेकिन हमको कह क्या रहा है, तो मोलेकुलर फार्मूला निकालने के लिए। और मोलेकुलर फार्मूला निकालने के लिए होता क्या है, तो मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू जानते होंगे, मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। n इंटू क्या होता है, इम्पीरिकल फार्मूला। तो हमको तो n का वैल्यू यहाँ पता है नहीं, इम्पीरिकल फार्मूला पता है, इम्पीरिकल फार्मूला पता है, लेकिन n का वैल्यू हमको पता नहीं है, n का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो n का वैल्यू कैसे पता चलेगा, नहीं, n का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो हमको मोलेकुलर मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलेकुलर मास। तो हम लोग पढ़े हैं n निकालने का तरीका। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग n निकाल के और क्या करेंगे, तो n निकाल के जो है, n निकाल के मोलेकुलर फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। तो इम्पीरिकल फार्मूला यानी कि n इक्वल टू होता है मोलेकुलर फार्मूला मास बाय इम्पीरिकल फार्मूला मास। ये हम थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम आपको बताए हैं। तो मोलेकुलर फार्मूला मास को आप मोलर मास या मोलेकुलर मास भी कह सकते हैं। मोलेकुलर फार्मूला मास को आप क्या कह सकते हैं, मोलर मास या मोलेकुलर मास भी। तो मोलेकुलर मास कितना दिया हुआ है, तो 128, कितना दिया हुआ है, 128 ग्राम पर मोल। और इम्पीरिकल फार्मूला मास, तो इम्पीरिकल फार्मूला क्या ऑब्टेंड हुआ था, तो इम्पीरिकल फार्मूला C5 और H4 तो निकालिए, तो 128 ग्राम पर मोल। और यहाँ कार्बन का 12 इंटू 5 आप प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 तो कितना आएगा, ग्राम पर मोल, ये होगा ग्राम पर मोल। तो 128 ग्राम पर मोल, ठीक है। और ये आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल और इससे ये 2 टाइम्स, यानी कि आपको n का वैल्यू पता चल गया, कितना, तो 2। n का वैल्यू कितना पता चल गया, तो 2। तो अब जो है आप इजीली क्या कर सकते हैं, तो अब जो है आप इजीली मोलेकुलर फार्मूला लिख सकते हैं। तो मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, तो मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू होगा n, तो n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, तो n का वैल्यू 2 और इम्पीरिकल फार्मूला C5H4, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 2 जा 10, तो C10 और 4 2 जा 8, तो H8, C10H8। तो
यानी कि अब हम इम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला दोनों निकालना क्या किए हैं, सीख गए हैं। नहीं, इम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला दोनों निकालना सीख गए हैं। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन जो है तीसरा, उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। यानी कि कहता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका क्या किया गया, एनालिसिस किया गया। उसका क्या किया गया, एनालिसिस किया गया। एनालिसिस करने पर उसमें कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, और जो रेस्ट बच गया उसके बारे में क्या कह रहा है, तो ऑक्सीजन। रेस्ट जो बच गया उसके बारे में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन। तो पहले यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 80, यानी कि कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है, 83। कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है, 83, ठीक है। तो कहता है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहले जो रेस्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यानी कि पहले परसेंटेज ऑफ, पहले क्या कीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज को ऐड कीजिए, तो 57.8 प्लस कितना होगा, 3.6 ऐड कीजिएगा तो 14.1, तो 3 7 10 10 1 11, कैरी वन तो 5 और 1 6, यानी कि इतना हुआ टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल परसेंटेज इतना हो गया, टोटल परसेंटेज इतना हो गया, ठीक है, टोटल परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो तीनों यानी ये तीनों मिलकर के अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो तीनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो तीनों मिलकर के अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो तीनों का परसेंटेज मिलकर के 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जबकि दो को मिलाकर के 61.4 पूछता, दो को मिलाकर के 61.4 है, तो जो रेस्ट बचता होगा वो किसका होगा, तो ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो 100 में से 0.00 कर दीजिए, नहीं 100 में से क्या करना है, तो 61.40 कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में 0 रख सकते हैं। तो इतना माइनस कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा। तो 0 में से 0 तो 0, और 10 में से 4 तो 6, उसके बाद ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी कि 38.6% ऑक्सीजन पता चल गया। यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा ये हमको पता चल गया। यानी कि तीन कंपाउंड मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो तीन एलिमेंट कौन कौन, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है और ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को जोड़ लेंगे और 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट बचेगा वो किसका परसेंटेज होगा, तो ऑक्सीजन का। वही काम यहाँ पर हम किए हैं। अब जो है तीनों का परसेंटेज पता चल गया, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन पता चल गया कितना, तो पता चले ये पहले से 57.8%, उसके बाद हाइड्रोजन तो 3.6%, और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन दिया हुआ है 38.6%। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखें, फर्स्ट स्टेप में हम बताए हैं कि क्या करना है।
जो भी एलिमेंट का परसेंटेज है, जो भी एलिमेंट का परसेंटेज है, उस परसेंटेज में उसके एटॉमिक मास से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि कार्बन का परसेंटेज 57.8 है तो इसमें 12 से डिवाइड करना है। इसका 3.6 है तो इसमें 1 से डिवाइड करना है। इसका 38.6 है तो इसमें यानी कि 16 से डिवाइड करना है, नहीं 16 से डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर तो 57.8 डिवाइड कीजिए 12 से 48 तो 48 तो 9 अब 8 यानी 2.00 तो 1 आएगा तो 12 तो 8 तो 0 यानी कि आएगा 4.816 एक का हमको पता चल गया। दूसरा का सिंपल है, दूसरा का 3.6 ही होगा क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थर्ड में क्या है, तो थर्ड में हमको दिया हुआ है 38.6 तो डेसिमल को छोड़ करके 16 तो 2 32 तो 6 तो हो जाएगा 2 बचेगा 2। अब जो है पॉइंट देंगे तो 0 तो 1 यानी कि 2.41 ये भी तीनों हो गया। अब जो है तीनों हो गया तो अब क्या करते हैं, तो अब तीनों में हमको क्या खोजना है, तो सबसे छोटा वैल्यू। इस तीनों में सबसे छोटा वैल्यू खोजना है तो इस तीनों में सबसे छोटा वैल्यू तो यही होगा, सबसे छोटा वैल्यू यही होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में 4.816 में 2.41 से और 3.6 में फिर 2.41 से और फिर 2.41 में 2.41 से, यानी कि जो सबसे छोटा वैल्यू है उस छोटे वैल्यू से परसेंटेज में डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑब्टेंड होता है, जो भी नंबर ऑब्टेंड होता है सब में डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स, लगभग ये 2 टाइम्स आएगा। ये कितना आएगा, तो ये जो है सो 1.5 टाइम्स, लगभग हम कर रहे हैं, ठीक है, लगभग कर रहे हैं 1.5 टाइम्स, नहीं 1.5 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो सेकेंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या कहता है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 2 से, तो 2 गुने 2 1.5 गुने 2 और 1 इंटू 2, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो कार्बन पहले है ना, कार्बन के बगल में 4, कार्बन के बगल में 4, हाइड्रोजन के बगल में 3 और ऑक्सीजन के बगल में 2, C4H3O2। तो ये उसका क्या हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला। पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब मोलेकुलर फार्मूला हमको कहता है डिटरमाइन करने के लिए, तो मोलेकुलर फार्मूला हमको डिटरमाइन करने के लिए कहता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है मोलेकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमको n का वैल्यू, तो n का वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो मोलेकुलर
मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 तो दिया हुआ है ही, और वेपर डेंसिटी तो 83, तो 83 तो 2 से तो 6 और 2 से तो 16, तो 166। ये मोलिकुलर मास या मोलर मास पता चल गया। किससे हमको? तो वेपर डेंसिटी से। एम्पिरिकल फार्मूला मास ये भी निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे यहाँ पर, तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 4, 1 इंटू 3 और 16 इंटू 2, तो 48 प्लस 3 प्लस 32, तो यानी कि ये हो जाएगा 83। कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू निकालेंगे, तो n इक्वल टू होता है मोलेकुलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलिकुलर मास निकाले हैं 166 और ये 83, 2 टाइम्स, तो n का वैल्यू हमको पता चल गया। n का वैल्यू पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ये मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा? तो 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला था C4H3O2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो C8H6O4, यही उसका क्या हो जाएगा? तो मोलिकुलर फार्मूला। यहाँ पर एक फार्मूला है जो कि याद रखना है इस चैप्टर का। मोलिकुलर मास निकालना होगा, तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू क्या होता है? वेपर डेंसिटी।